सिर्फ अपने रेवेन्यू टारगेट सेट करके और लोगों को कह रहे हैं कि बस टैक्स पैसा निकालते जाओ, कि ये तो डबल टैक्सेशन है कि आप एक तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और उस इनकम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा रहे हैं। सरचार्ज इज आल्सो सॉर्ट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करे। गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आपने ख्वाब देखा है करोड़पति बनने का, तो आप करोड़ करोड़ के हिसाब से आपका टैक्स हम लगाएंगे। फाइलर नॉन फाइलर वाले जो इन्होंने ड्रामा किया है उसको वैसे ही खत्म करें ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी तक टैक्स सिस्टम में मौजूद नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर बंद आ रहा है, क्यों जी? आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया और वो बंद हो रही हैं। कंपनीज यहाँ से बिजनेस छोड़ के जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिबर्टी टॉक। मेरा नाम है सैयद अली, आई एम डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट प्राइम। आज एक हमारा फेवरेट टॉपिक जो प्राइम में होता है वो टैक्सेस के हवाले से होता है। अभी बजट में है कुछ 4 महीने हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एक इवेंट पे था जहाँ पे मोहम्मद औरंगजेब साहब दी फाइनेंस मिनिस्टर ही वाज देयर, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस दफ़ा बजट के जो डिबेट है उसको हम प्रीपोन कर दें, मतलब कि जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स से बहुत सारा फीडबैक आ जाए। तो उस सिलसिले के अंदर जो टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान है, जिससे आपको कुछ ना कुछ वाकफियत होगी प्राइम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज ये काफ़ी अरसे से, अब तकरीबन 2 साल से जो है टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान जो है वो टैक्स पेयर्स के राइट्स के हवाले से काम कर रहा है एंड ट्राइंग टू पुट अ बैक स्टॉप, एक वॉच डॉग के का रोल भी प्ले कर रहा है और साथ साथ एडवोकेट कर रहा है कि टैक्स पेयर्स के लिए हालात जो है वो इम्प्रूव किए जाए। तो उनके कन्वीनर आज हम जॉइन करेंगे, अनस फरहान। वेलकम टू द शो अनस, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए सैयद। अल्लाह का शुक्र। सो अनस, नाउ लेट्स गेट टू द चेस। आपने कुछ बजट प्रपोजल सबमिट कराया गवर्नमेंट को, इज दैट करेक्ट, या अभी कराने हैं? या सैयद, हम लोग प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट करवा चुके हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो एंड जो आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, इट्स आई थिंक डायर नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि हम लोग इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बजट मेकिंग की तरफ जा रही है और जितनी भी इस वक्त ट्रेड बॉडीज़ हैं या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो सारे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए डेफिनेटली। देखें, पॉलिसी मेकिंग है, पाकिस्तान के लिए अगले साल का पूरे साल का बजट आ रहा है, तो आपको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। तो हम लोग जो है वो टीपैप के प्लेटफ़ॉर्म से हमेशा ही प्रपोज़ल सबमिट करते आए हैं हुँ। और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम लोगों ने हमारी जितनी ये मेंबर वर्क फ़ोर्स है, मेंबरशिप फ़ोर्स है, उन सबको हम लोगों ने कहा कि आप अपने-अपने सजेशंस, आइडियाज़ दें, क्या होना चाहिए। देखिए, टैक्स पेयर जब खुद बोलेगा ना, जब वो खुद कोई बात करेगा तो उसकी वर्थ कोई और होगी। डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, जैसे कि एफपीसीसीआई है करेक्ट। या डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वो तो अपनी बात पहुँचा देती हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जो आम अनऑर्गेनाइज्ड टैक्स पेयर है, जो आम आदमी है, वो इतना नहीं सक्सेसफुल अपनी बातें मनवाने का, और गवर्नमेंट को समझ भी नहीं आती काफ़ी दफ़ा कि क्या इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस हो रही है। इवन दो अब ये लार्जेस्ट टैक्स का जो सेगमेंट है आपका, वो है जो सैलरीड पेशा लोग हैं इन टर्म्स ऑफ ना नंबर्स। तो लेट्स गेट टू द डिटेल्स। अब आपने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने 2 टैक्स प्रपोज़ल जो है वो फॉरवर्ड किए गवर्नमेंट को। एक आपका सेल्स टैक्स का जी, प्रपोज़ल है जी, बिल्कुल सही। और दूसरा जो है वो, इनकम टैक्स का प्रपोज़ल। ठीक है। तो अब लास्ट ईयर जब बजट आया था तो काफ़ी चीज़ें आई थी, लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे। इनकम टैक्स पे पहले बात करते हैं। इनकम टैक्स के हवाले से लास्ट ईयर क्या प्रॉब्लम्स थी जो बजट में आई, एंड आप उसको अब किस तरह एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी चेंज लास्ट टाइम आई थी जिसके ऊपर काफ़ी एक मतलब लॉबीज़ भी इसके ऊपर शुरू हो गई थी कि ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इम्पोज़ की, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस करवाया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 4AB, और उसमें था कि वो सरचार्ज आपने पे करना है जो ऐसे लोग जो कि 10 मिलियन से ज़्यादा जिनकी एनुअल इनकम है। ठीक है, ये सुपर टैक्स की जो एग्ज़ैक्ट चले आ रही है। सुपर टैक्स है, इसका इन्होंने सरचार्ज नाम दिया। और इसकी सबसे बड़ी देखें बात क्या है कि डबल टैक्सेशन या मल्टीपल टैक्सेशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं ना। कैसे? गवर्नमेंट ने कहा कि जी अगर आपका जो है इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है, हाँ, तो आप पे इनकम टैक्स तो वही है जो आम रेट्स के मुताबिक है, स्लैब्स बनी हुई है। बिल्कुल, उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर आपने सरचार्ज पे करना है। ठीक है। उसका उन्होंने एक रेट शायद 10% आई तक थिंक के 10%, 10%। बिल्कुल, तो देखें ना कितनी बड़ी कि ये तो डबल टैक्सेशन है कि आप एक तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और इस उस इनकम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा रहे हैं। सरचार्ज इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ टैक्स। ठीक। तो ये आपने जो है वो लगा दिया था, तो हम लोग बिल्कुल इसको उस वक़्त भी सैलरीड क्लास अलायंस, टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान और काफ़ी फ़ोरम से ये बात उठी प्लेटफ़ॉर्म से कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा भी कि हम सैलरीड क्लास को आगे जाके कुछ रिलीफ़ देंगे।
लेकिन अब देख लें पूरा साल गुज़र चुका है, अब अगले बजट की हम तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो हमारा इस पे बड़ा जो है वो गवर्नमेंट को हम कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये सेक्शन जो है जो आपने लगाया था, ठीक है, फॉर द टाइमिंग आपका एक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ था, आपके लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स थे, आपके टैक्स रेवेन्यू प्रॉब्लम्स थे, वो अगर आप पूरे हो चुके होंगे डेफ़िनिटली और आप इसको इस साल ख़त्म कर दें। तो अनस वैसे तो मतलब जो ये 10% सरचार्ज है, ये गवर्नमेंट की शायद जो आम टैक्स पॉलिसी है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, उसके हवाले से तो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम वैसे भी देखें, हमारे व्यूअर्स अभी जो देख रहे होंगे, ज़्यादातर जो है वो 10 मिलियन वाले ब्रैकेट में तो नहीं फ़ॉल करते। जी। तो जो ये मेबी दीज़ आर 1, 2, 3% ऑफ दैट टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो आम आदमी है, उसके हवाले से हम क्या बेहतरी चाहते हैं सिस्टम के अंदर? जो चले अमीर तरीन तो अपनी जगह पे ना, गवर्नमेंट तो बार-बार कह रही है कि ये अमीर लोग जो है अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस नहीं देते, इनको और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। जो एफबीआर चेयरमैन है लंगड़ेयाल साहब, वो जो है कंप्लायंस, कंप्लायंस, कंप्लायंस कर रहे हैं। बिल्कुल। गाड़ियाँ भी खरीद ली हैं, ऑडिटर्स भी रख लिए हैं, सब कुछ तो हो रहा है। अभी हम उस तरफ इशारा टैक्स रिलायंस का बताइए अब व्हाट आर यू ट्राइंग टू नाउ अचीव इनकम टैक्स के हवाले से और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपने बात की ना कि 1, 2, 3% अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि 10 मिलियन अब वो अमाउंट नहीं रही कि लोग कहें कि हम ये आई अब फील बहुत कम लोग ये कमा रहे हैं। मतलब अब आपका सिर्फ सी सुइट जो ऊपर होता है या आपके मतलब इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी अब ऐसे-ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं जिनकी थोड़ी स्पेशल क्लास आ जाती है सैलरी में, वो 10 मिलियन से एक्सीड कर जाते हैं। ओके। तो ये अब अच्छा खासा एक जो है ना वो और ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट जब कोई चीज़ इम्पोज़ करती है तो वो एक पूरा एनालिसिस करके करती है ना, उनको पता है कि अगर हम ये इम्पोज़ करेंगे तो इतना इससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकेंगे। राइट। अगर सिर्फ़ 1, 2, 3% की बात होती तो मेरे ख़्याल में इतना बड़ा स्टेप ना लिया जाता। अब ऐसी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा हम आते हैं उस ये गवर्नमेंट ने सिर्फ़ लास्ट ईयर नहीं बल्कि इससे पहले भी आपको याद होगा एक सेक्शन 4 भी इन्होंने लगाया, सरचार्ज था वो भी कि टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड जो पर्सन है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। उसके बाद टैक्स 2022 में आ जाएँ, तो फिर उन्होंने कहा जी हाई अर्निंग जो पीपल हैं उनके ऊपर फिर वो एक सुपर टैक्स लगा दिया उन्होंने। ठीक है। मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब आप ये सोचें कि अगर कोई बंदा ज़्यादा कमा रहा है इनकम, अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा इनकम कमाऊँ तो क्या मैं ज़्यादा इनकम कमा के गवर्नमेंट को ही देता जाऊँ? तो एक आम आदमी की ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश होती है ना कि अपना अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो स्ट्रगल करे, बिज़नेस में ऐसी चीज़ें लेके आए कि वो उसका रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो, उसका प्रॉफ़िट मेकिंग ज़्यादा हो। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉफ़िट आपने कमा के और गवर्नमेंट को ही देते जाना तो फिर वही ठीक नहीं है कि आप वहीं पे बैठे रहें। आप गवर्नमेंट से पूछें तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना आप गवर्नमेंट में पैसे डालोगे उतनी तरक्की होगी मुल्क की। वैसे तो देख लिया हमने तरक्की तरक्की ही होगी है बिल्कुल। तो तो सही है। सो अब आई आई टेक योर पॉइंट। सो आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि बहुत ऑड किस्म के मेजर्स आ रहे हैं और जो स्लैब्स पहले बनाए गए थे वो भी शायद रेलेवेंट नहीं है बिकॉज़ इन्फ्लेशनरी रेट भी बहुत हाई रहा है। बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो गया है। सो चलो मूविंग ऑन और क्या तो प्रपोज़ आम आदमी का यही है कि मतलब देखें ना अब उसके लिए तो मूव ऑन करना मुश्किल हो गया ना कि एक आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, एक आपकी परचेजिंग पावर, एक आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन तो वो सिर्फ एक चीज़ तो आपने टैक्स तो नहीं देखने ना, आपने और भी चीज़ें देखनी है। तो डेफिनेटली। ये इन सारी चीज़ों जो सुपर टैक्स, सरचार्ज वगैरह हम कहते हैं कि आप खत्म करें। आप देखें हमारा जो बेसिक एजेंडा आपको पता ही है टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान कि रिड्यूस्ड एंड फ्लैट रेट टैक्सेशन हो, सिम्प्लिफिकेशन हो लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोसीजरल जो भी सिम्प्लिसिटी आप सिम्प्लिफिकेशन लेके आना चाहते हैं और गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करे। सिर्फ तो सिम्प्लिफिकेशन के ऊपर तो आई विल डेफिनेटली हैव अ चैट बिकॉज़ आई थिंक वो सिंगल प्लेटफॉर्म जो सेल्स टैक्स का है वो बाद में आई थिंक दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग और मेकिंग इट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो इनकम टैक्स के हवाले से सो यू हैव ये एक तो सरचार्ज के सरचार्ज आप रिमूवल का बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। और उसके अलावा एक सेक्शन 7 ही आपको याद होगा 2 साल पहले इन्होंने लगाया है कि वो डीम्ड इनकम जो थी प्रॉपर्टी के राइट। ऊपर ना, तो उसके ऊपर मतलब हर बंदा कह रहा है और कोर्ट्स में भी वो चैलेंज हो चुका है, सब कुछ है लेकिन गवर्नमेंट अभी तक वो टस से मस नहीं हो रही, वो कहते हैं कि बस हमने लगा दिया तो लगा दिया। हमारा इस दफ़ा भी पावरफुल एक मैसेज गवर्नमेंट को जा रहा है कि आप खुदारा ये ख़त्म करें, ये आपके डोमेन में भी नहीं आता और इससे जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। डोमेन में नहीं आता क्योंकि ये प्रोविंशियल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और दूसरा है कि देखिए डीम्ड इनकम ये तो हवाई अब देखें ना आप बैठ के यहाँ ख्वाब देख रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आपने ख्वाब देखा है करोड़पति बनने का तो अब करोड़ करोड़ के हिसाब से आपका टैक्स हम लगाएँगे। सही है। ऐसे ही अभी मैं पिछला ही प्रोग्राम जो था हमारा एहसन मलिक साहब के साथ था, रियल एस्टेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव है।
तो वो जो है ना बार-बार जो बहस है वो आई थिंक इट वाज़ गोइंग टू कि जी लैंड की वैल्यूएशन वो इस तरह वैल्यू करता है, वो उस तरह वैल्यू करता है। तो आई थिंक ये है थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल। लोग लैंड के साथ तो आपने काफ़ी देखे ना प्रॉपर्टी के साथ, चलिए लैंड हम नहीं कहते उसको ओवरऑल हर चीज़ को बीच में लेके आते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू आपने लगा दी। एक आपकी जो डीसी वैल्यूज़ हैं चल रही हैं मतलब प्रोविंशियल टैक्सेस आपके वहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, इनकम टैक्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू भी कोई इतनी ऑब्वियस किस्म की चीज़ वो है नहीं। रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल। और हमने जो है वो गवर्नमेंट को इस दफ़ा कहा है कि इसको आप रियलिस्टिकली देखें, मतलब रिविज़िट करें आपकी जितनी वैल्यूएशन टेबल्स तो आप रिवाइज़ करते हैं, लेकिन हमेशा होता क्या है कि आपने अपवर्ड ही रिवाइज़ करना है। अब अगर गवर्नमेंट कहती है जी आपकी ये मतलब 10 मिलियन की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की और मैं वहाँ पे बेचने जाता हूँ, मुझे तो उसके 50-60 लाख नहीं मिलते। हुँ। तो मैं टैक्सेस दे रहा हूँ 1 करोड़ के हिसाब से, जो मेरा मतलब प्रोसीड्स हैं वो क्या आ रही हैं? भई योर इनकम हैज़ बीन डीम्ड हायर देन आपको इसमें फ़ख्र होना चाहिए अदर साहब, इसमें फ़ख्र होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट आपकी जो है वो ज़्यादा इज़्ज़त करेगी। बताएँ और क्या क्या आपने लिखा हुआ है? के अलावा ये है कि सेक्शन एक 15 है प्रॉपर्टी के ऊपर ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के बेन में आता है कि आप ने कोई प्रॉपर्टी है, रेंट आउट की हुई है, उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स ना। लेकिन उसमें बहुत से ग्रे एरियाज़ उन्होंने कर दिए हैं। मतलब उन्होंने कहा जी अगर रेंट आपने रिसीव नहीं भी किया एक्चुअली, रिसीवेबल भी है तो आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। ओके, अब देखिए ना, अब मुझे एक चीज़ मिली नहीं है, मेरी वो रियल इनकम नहीं है। एक्चुअली अभी कोई इन हैंड नहीं है मेरे पास, मैं उसके ऊपर क्यों टैक्स, बिल्कुल। ठीक है ना? फिर ये है कि आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, अपना प्रोसीजर आप पूरा चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर एक तो ये कि देखिए प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रोविंसेस हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। और फेडरल गवर्नमेंट आपके उसके ऊपर इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, राइट, ठीक है ना? तो आप प्रोसीजर ऐसा बना लें, आपकी ऑटोमेशन, डिजिटाइज़ेशन ऐसी होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड, इंटीग्रेट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो टैक्सेस आपके ऑटोमेटिकली आते रहें। अब देखिए लोग उसमें कर क्या रहे हैं कि वो रेंट रेंट आउट किया होता है, लेकिन ये कि इनकम टैक्स वालों को भी वो छुपा रहे होते हैं कि हमने रेंट आउट किया, वो हुँ, अपनी रेंटल इनकम नहीं दिखाते, उस पे टैक्स नहीं पे ठीक करते, है। ठीक है ना? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर चले जाएँ, तो अगर आपने सेल्फ हायर्ड है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो उसके ऊपर रेट डिफरेंट है, हुँ, और हुँ। अगर आपने रेंट आउट किया हुआ तो वो हायर रेट है। अब लोग क्या करते हैं वहाँ पे डिस्क्लोज़ ही नहीं करते कि हमने रेंट किया हुआ है, ताकि टैक्स को इवेड करने के लिए। जी, जी, यही यही इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर डिस्करेज होता है एंड इज़ एनकरेज्ड टू डू स्ट्रेंज थिंग्स लाइक हाइड देयर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट। इस तरह के हालात बन आते हैं। सर प्लीज़ कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो हमने प्रपोज़ल इस दफ़ा भी ये हर साल देते हैं कि सेक्शन 41 के एग्रीकल्चरल इनकम को पाकिस्तान में टैक्स एग्ज़ेम्प्ट किया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। राइट, एफबीआर कहते हैं जी हमारे डोमेन में नहीं आता है, चूँकि प्रोविंशियल डोमेन में आता है एग्रीकल्चरल इनकम, तो इसलिए हम इसको एग्ज़ेम्प्ट कर रहे हैं। राइट। पाकिस्तान देखिए एग्री बेस्ड इकोनॉमी आप क्लेम करते हैं ना कि यू आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। हुँ, आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही एग्री से है, और उसी को आपने एग्ज़ेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर मतलब हर सेगमेंट से बात जा चुकी है, हर प्लेटफ़ॉर्म से जा चुकी है कि इसकी आप जो है वो ख़त्म करें एग्ज़ेम्पशन। हाँ, एफबीआर के पास देखिए इतनी बड़ी वर्कफ़ोर्स है, आपका छोटे-छोटे कोने के ऊपर भी जो है आपके ऑफ़िसेज़ बने हुए हैं, आपकी वर्कफ़ोर्स अवेलेबल है, और अब आप उनको गाड़ियाँ भी लेके दे रहे हैं, तो उनकी आउटरीच और बेहतर हो जाएगी। नहीं लेकिन गाँव में नहीं काम करते ना एफबीआर वाले वो थोड़ा-सा इतना अच्छा नहीं है उधर। तो हमारा ये है कि आप वहाँ से टैक्स कलेक्ट करें और एनएफसी अवार्ड के ज़रिए फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें सूबों को, वेरी सिंपल, जो कि पहले होता भी आ रहा है। अभी अभी कोई बात हुई नहीं है कि एग्रीकल्चर टैक्स अब लेके आ रहे हैं फेडरेशन के लेवल पे लेकर आ नहीं, अभी तो उसको ये है कि हर गवर्नमेंट, अभी सिंध ने लास्ट भी ये 2-3 दिन पहले एक्ट पास किया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। राइट, पंजाब ने फाइनेंस एक्ट 2024 के साथ ही कर दिया था। ठीक है। लेकिन ये कि अगेन मैं यही कहूँगा कि उनकी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कलेक्ट करने की। कलेक्शन की? कलेक्शन के लिए आपको फेडरल ही अगर असिस्ट करती है, और इसको जो है इस टैक्स को हम पिग्गी बैकिंग कहते हैं, अगर वो करती है तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेक्शन 41 आप उसकी एग्ज़ेम्पशन ख़त्म करें, खुद कलेक्ट करें, और सूबों को उसके बाद उनका ड्यू शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर तो दें। ये सुन लें जी टैक्स पेयर्स अलायंस ने जो कहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगा दें। चले लग तो ये का टैक्स कम करने की सिर्फ बात नहीं हो रही, टैक्स बढ़ाने की भी बात हो रही है। बताइए टैक्स कितना होना चाहिए? राइज़ करने की बात। रैशनलाइज़ इज़ द वर्ड। तो कितना लगना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स शुड इट बी द सेम देखिए एज़ उसको बेशक कम रखें, मतलब आप वैसे तो हम वैसे ही रिड्यूस्ड रेट के ऊपर चल रहे हैं ना, वो आप ठीक है 5% जो सूबों ने रेट रखे हुए हैं वही आप फ़ॉलो करें, ठीक है? और उसके उसके ऊपर आप कलेक्ट करके सूबों को उनके उनके ये आप ये क्यों कहते हैं कि सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करने की? ये पूरा जो इंस्टीट्यूशनल एक है तो सही है, स्ट्रक्चर तो है। बेसिकली देखिए पंजाब में जो है शायद इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख रहा है, किसी हाँ जी। एक्साइज और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर जगह देख रहा है। तो उनकी देखिए आउटरीच अब इस्लामाबाद में या इस इन अज़ला में बैठे हुए, यहाँ भी तो आस-पास देहात है ना, एग्रीकल्चर हो रही है, एक्टिविटी हो रही है सारा, या ठीक है ना? अगर आप यहीं पे सेंटर पे बैठे हुए, फिर इनके पास जो डेटाबेस इस वक़्त हो चुकी है, आपका नादरा देखें, नादरा के साथ आप इंटरलिंक कर दें, सही, ठीक है? सही। तो आप जो है मेरे ख़्याल में बेहतर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं।
ठीक है, सूबों के साथ आपका ज़रूर रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, उनके साथ आप लिएज़न में हों, हुँ। लेकिन ये कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख़्याल में बेहतर तरीके से एफबीआर खुद ही इसको कर सकता है। नहीं, अगर फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दे और एक कोई काम उसने करना होगा इंस्टेड ऑफ के 4 लोग उससे 4 डिफरेंट काम करा दे, अगर फैसिलिटेट कर दे तो जो रेवेन्यूज़ एडिशनल इकट्ठे करते हैं सूबे, तो उनको ऑफसेट में भी किया जा सकता है फेडरेशन के रेवेन्यूज़ के साथ। चलिए खैर चलें अगर वो बैठ के इस तरह हो सकता है मतलब अगर देखिए ना 18th अमेंडमेंट भी आई आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज़ अब सेल्स सेक्शन सर्विसेज़ जो सूबों के पास चला गया। अगर वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से वो इसको मॉनिटर और इसकी कलेक्शन लेकिन ये कि अभी तक इसकी कलेक्शन जो है वो अप टू द मार्क है ही नहीं। मतलब ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान में देख लें तो आपको हर साल मिलेगा जी 5 बिलियन 6 बिलियन आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कलेक्ट किया। रा अगर फेडरल बेहतर कर सकता है तो वो इसको डेफ़िनिटली इसी तरह करना चाहिए और अगर सूबों को जो है वो ज़्यादा बेहतर इसको मॉनिटर कर सकते हैं प्रोविंसेस खुद, तो वो कर लें, कोई आई थिंक 18th अमेंडमेंट पे के वन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स वाज़ नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड भी था, एनएफसी अवार्ड भी था। वो भी उस पे भी आई थिंक डिबेट शुरू हो गई कि काफ़ी अरसे से शुरू हुई है, ए लेकिन अब नेशनल फिस्कल पैक्ट बनाने जा रहे हैं, तो देयर आर थिंग्स दैट आर चेंजिंग। अलग है कि हमारे एडवाइस आपके एडवाइस को जो है गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा-सा कंसिडर करे, सही। लेकिन वो देखते हमेशा इस तरह ही है कि जैसे कि इमारात माँग रहे हो। तो चलिए लेट्स लेट्स टॉक अबाउट मोर प्रपोज़ल्स। बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद ये है कि सैलरीड क्लास के हवाले से थोड़ी-सी बात करेंगे तो पहले एक सेक्शन 61, 62 था। देखिए सैलरीड क्लास जो है उसके पास थोड़ी-सी एक कुशन होता है मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे वो कुछ ना कुछ सेव करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में करते हैं, अपनी कोई लाइफ पॉलिसीज़ वगैरह परचेज़ कर लेते हैं, कुछ और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना। उसके ऊपर पहले टैक्स क्रेडिट आप देते थे। वो आपने 2 साल पहले ख़त्म कर दिया। पिछले साल भी हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया कि आप ये सेक्शन इनको रिस्टोर करें। ये तो इनके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक सबसे बड़ी चीज़ यही होती है सैलरीड क्लास के लिए ना। तो लास्ट टाइम इसको रिस्टोर नहीं किया सब फिर हम लोगों ने प्रपोज़ल एक स्ट्रॉन्ग किस्म का भेजा है कि जी इस सेक्शन को या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ फिर से इंट्रोड्यूस आप करवाएँ ठीक है। कि जो सैलरीड क्लास है वो कहीं इन्वेस्ट करे और जो मतलब एक पूरी स्कीम आप लेके आएँ और इन उस इन्वेस्टमेंट में उसको टैक्स रिबेट या टैक्स क्रेडिट मिल जाए। ठीक है। तो लेट्स सी इसके ऊपर बातचीत तो हमारी चल रही है। ये जो टैक्स क्रेडिट इस तरह के टैक्स क्रेडिट्स अगर गवर्नमेंट इश्यू कर दे वैसे, लेकिन तो डोंट यू थिंक कि ये आपके टैक्स सिस्टम को के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए पहले भी होता रहा, ये तो बल्कि इस तरह आसान होता है सैलरीड क्लास के लिए तो ख़ास तौर पे कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो अपनी सैलरी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट कर लेते हैं उसको। ठीक। तो ईज़ी भी होता है एफपीआर के ऊपर भी बर्डन नहीं आता कि बाद में आप रिफंड क्लेम करें, फिर वो रिफंड की पूरी प्रोसेसिंग हो और बाकी मामलात हों। ठीक है, तो बेहतर है कि वो एम्प्लॉयर के अपने एंड के ऊपर ही वो एडजस्टमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में वो इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं बनती कि गवर्नमेंट के कि जेब में बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। तो इसमें शायद कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस हों कि कोई किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हों जिसकी बेस पे उसको भी इन्वेस्ट इस तरह का रिबेट मिल गया हो या क्रेडिट मिल गया हो। लेकिन हुँ, मेरे ख्याल में उसकी अगर होगी भी तो बहुत कम अमाउंट होगी। राइट। तो इसको मेरे ख्याल में रिस्टोर करना चाहिए सैलरीड क्लास को थोड़ा-सा उनको फैसिलिटेट करने के लिए और जिस तरह के इस वक़्त ज़ाहिर इकोनॉमिक सिचुएशन से वो लोग गुज़र रहे हैं, हम लोग गुज़र रहे हैं, तो इसको डेफ़िनिटली कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रमोट होंगी इससे। जी, जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होगी और दूसरा ये कि वो सैलरी क्लास के लिए थोड़ा-सा एक उनको कुशन मिल जाएगा जो मतलब जहाँ से अगर उनका टैक्स अगर ज़्यादा हो गया है तो दूसरी साइड पे उनको यहाँ से रिलीफ़ कुछ मिल जाएगी। राइट। ठीक है। तो उसके अलावा एक सेक्शन है 227 बी जो कि डील करता है कि व्हिसल ब्लोअर्स तो आप ले आए उसको एफपीआर ना कि अगर व्हिसल ब्लोअर आप कोई ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं, व्हिसल ब्लो करते हैं, कहीं टैक्स इवेड हो रहा है आप देख रहे हैं, तो आप व्हिसल ब्लो करें और गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर आपको मतलब कुछ रिवार्ड वग़ैरह देगी। मतलब कि अगर एफबीआर के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई 3-4 लोग मिलके जो है कोई अपना काम चला रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे निकाल रहे हैं, सेल्स टैक्स रिफंड के फ्रॉड्स कर रहे हैं, तो उनके हवाले से ये ये किसी टैक्स कंपनी के अंदर जो है ये टैक्स पेयर के हवाले से एफबीआर ने अपने लिए कुछ इस तरह की चीज़ नहीं रखी हुई कि आप जो है वो कुछ मतलब इदारे के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे व्हिसल ब्लो करना ज़्यादा मुश्किल है। बजाए इसके कि अब मैं देखता हूँ सैयद अली जो है वो कोई इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहा है, टैक्स इवेड कर रहा है। हुँ। ठीक है? तो वो मैं व्हिसल ब्लो कर सकता हूँ कि जी आप आएँ और इसको पकड़ें। ये मेरे ख्याल मैंने कहीं पे अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कोई 80 या 90% इट इज़ प्रेडिक्टेड के 80 या 90% ऑफ द एफबीआर की फ़ोर्स जो है वो फाइलिंग के अंदर सिस्टम के अंदर नहीं है। सो काफ़ी रिडिकुलस है। आई थिंक ग घर अपना देखें पहले उसके बाद हमारे घर भी देख लें कि कितना सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ एफबीआर की बात नहीं है, तो पूरा देखें आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी तक टैक्स सिस्टम में मौजूद नहीं हैं।
इसमें मतलब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपके हैं ब्यूरोक्रेसी, सिविल जी। ब्यूरोक्रेसी, इवन डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट हाँ। कमिश्नर्स, ये लोग अब इनकी ज़ाहिर है इनकम होती है और ये इनको फाइलर होना चाहिए, टैक्स नेट पे होना चाहिए। ये उस तरह नहीं, मतलब लेकिन इनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए। इनको अच्छी गाड़ियाँ भी चाहिए जो टैक्सेस से आती है, खुद टैक्सेस भी नहीं देने दूसरों से। कोई ये भी बताना है कि तुम ठीक नहीं होगे, तुम टैक्स ही देते हैं। काफ़ी आई थिंक आइडियल एक्जिस्टेंस है, अगर एफबीआर में किसी को नौकरी मिलती है तो उसको ले लेनी चाहिए। ख़ैर है, आ रही होंगी नई भर्तियाँ, पैसे-शैसे माशाल्लाह इनके पास इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद सेक्शन 181 बी आ जाता है कि जी ये क्या? टैक्स पेयर ऑनर कार्ड बहुत बड़ी इन्होंने एक 2012 में इंट्रोड्यूस करवाया था जी टैक्स पेयर्स ऑनर कार्ड। ऑनर आपने देनी है टैक्स पेयर हाँ, को, एक कार्ड आप देंगे, सोवरेन उसके पास एक कार्ड होगा, फूलों का हार भी होगा एक उसके साथ, उसके लिए उस गाड़ी से लेके सारी। और इसको कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सॉरी उसके ऊपर कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई। ना वो कार्ड मुझे तो आज तक नहीं मिला, मैं 2008 से फाइलर हूँ, मुझे रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ, मुझे आज तक वो कार्ड नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। तो मेरे ख़्याल में ये देखें अच्छी चीज़ थी, आपने इनिशिएटिव लिया कि जी हम टैक्स पेयर्स को कोई ऑनर देंगे, कुछ मतलब कहीं छोटे-मोटे भी इंसेंटिव्स होते हैं ना। आप देखिए एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको अगर प्रिविलेज मिलती है कि जी टैक्स पेयर्स आगे आ जाए, उसको हम फर्स्ट उसमें करते हैं मतलब एंटरटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक सही। है ना? ये कहीं आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि आप टैक्स पेयर है तो आपको थोड़ी-सी हम लिवरेज देते हैं। लेकिन आई थिंक वैसे वैसे मुझे बताएँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रपोज़ल था पिछले साल का, ये आगे जाके एक्सटेंड होगा ऑनर कार्ड वाला? क्योंकि अभी आई थिंक नए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि, या पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि अब नॉन फाइनेंस की कैटेगरी को वो नहीं उस तरह लेंगे, वो नॉन एलिजिबल है और उनके ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस लगा दी हैं। तो आई थिंक कि वो कैरेट वाला एलिमेंट जो था वो ऑनर कार्ड है, व्हिच इज़ नॉट अ ग्रेट मेजर, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सीरियस हुई है, नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म कर रही है। देखिए बात ये है कि ये सेक्शन तो मौजूद है ना, आपने जब सेक्शन इंसर्ट किया था तो आपने कुछ सोचा ही होगा ना, आपने एक रूल्स भी बनाने थे कि जी क्या-क्या हम इनको किस तरह करेंगे। वो तो अच्छी बात है, देखिए हम तो कहते हैं कि आप फाइलर, नॉन फाइलर वाले जो इन्होंने ड्रामा किया है वो उसको वैसे ही खत्म करें ना। आप सबको टैक्स उसमें लेके आएँ जो अब फाइलर मतलब जिसका बनना है लाज़मी। एज़ पर लॉ जिसने रिटर्न फाइल करनी है, हुँ। उसको आप फ़ोर्सफुली कहेंगे कि भई अपनी रिटर्न फाइल करें। फौजी देख के में क्या उनको जेलों में डाल देंगे, अगर वो मतलब वो तो ऐसे इतना सारा एफबीआर जो है वो जेल में होगा, सारी पर भागे हुकूमत के ब्यूरोक्रेट सर जो है। वो तो बहुत बड़ा मतलब हमें रिवैम्पिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा ना कि आपका अगर पूरा स्ट्रक्चर हम चेंज करने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन ये है कि वो बहरहाल अच्छी चीज़ है, चलें अगर आप कहीं-कहीं इस तरह की मेजर्स कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपने देखिए नॉन फाइलर को टैक्स रेट ज़्यादा आपने कहा जी हायर टैक्स के ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है ना? लेकिन उस इसका मतलब ये है कि आपने उसको लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ बना दिया ना, जी। जो एक्टिविटीज़ अदरवाइज़ वो परफ़ॉर्म नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? कि वो नॉन फाइलर है, कर ही नहीं सकते। आपने कहा जी आप टैक्स रेट ज़्यादा दें और आप करते रहें, आप सिस्टम के अंदर भी रहें, ठीक है? हुँ। अब आपने क्या किया कि वो एक ब आपके पास एक मेजर थी कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करते। लोगों को आपको आइडेंटिफ़ाई कर लिया ना आपने कि कौन-कौन फाइलर नहीं है जिसको कि होना चाहिए। अच्छा, अनस मुझे बताएँ, आपके ख़्याल में ये जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, इसमें ग्रेजुअली ही होना था जिस तरह अभी हो रही है, या ये जल्दी से करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को? अभी हो रही है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस? मतलब कि बस एक्सपैंड तो करते जा रहे हैं फुटप्रिंट, एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई न्यू टैक्स पेयर्स और इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं, और ओवर द लॉन्ग टर्म आहिस्ता आहिस्ता वी हैव सीन इंक्रीज इन टैक्स फाइलर्स आल्सो। तो डू यू थिंक ये जल्दी होना चाहिए, एकदम से होने चाहिए वाला मेजर था, या इट्स समथिंग जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, बस ऑपरेशनली कुछ जी, फ़ोनली मिस्टेक्स? तो देखें चीज़ें तो होती हैं, ग्रेजुअली होती हैं, वो एट वन्स या अब्रप्ट तो चेंजेज़ वैसे भी अच्छी नहीं होती, वो ड्यूरेबल नहीं होती, ठीक है ना? चेंजेज़ वही होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं जो कि ग्रेजुअली आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता लेके आते हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी अपनी नीयत हो ना ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की। देखिए जब विथहोल्डिंग टैक्स शुरू हुए थे, अभी हम विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर भी आगे बात करेंगे, हुँ। तो उसमें ये था कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ ही वो एक कदम था। वो था कि आप एक बंदा मतलब किसी के साथ कोई बिज़नेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, कोई ट्रांज़ैक्शन करता है, तो वो उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। अब गवर्नमेंट के पास उसका डेटा चला जाता है, अब अगर वो बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा या वो जो है अपना ड्यू शेयर पे नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट उसको जाके पकड़ सकती थी, ठीक है ना? लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेशन टूल हो गया है कि विथहोल्डिंग के ज़रिए ही हम सारा जो है पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एक तरफ रख ली, रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, टारगेट्स भी तो बढ़ाते जा रहे हैं, और आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी आई थिंक एप्लीकेशन होती है टैक्स लॉज़ और की। बिल्कुल अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक टारगेट्स है ना। आप देखिए लास्ट ईयर अभी जो ये करंट ईयर है आपका इसमें 13 खरब का आपने टारगेट सेट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज आपने 1 ट्रिलियन हर महीने इकट्ठा करना है।
पिछला जो साल आपका 2022 23-24 गुज़रा है, उसमें आपका सिर्फ़ 1 महीना था दिसंबर 2023 का जिसमें आपने 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया था ओके। और वो भी ग्रॉस रेवेन्यू की बेस के ऊपर। बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी। अनरियलिस्टिक सी। तो हुँ। आपने एक ऐसा क्या करना है इस वक़्त आपका इफ़ेक्टिवली जो है 80 टू 85% जो चंक है रेवेन्यू का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। हुँ, हुँ। एक तो सबसे ज़्यादा वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेल्स टैक्स, एफईडी और जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वहाँ से आ रहा है। दूसरा ये कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वो भी आपका ज़्यादा विथहोल्डिंग से आ रहा है जो कि वन्स अगेन दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? तो इफेक्टिवली 80 टू 85% तो आप वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी अपनी जो 18, 20, 22 हज़ार की वर्कफ़ोर्स है वो क्या कर रही है? स अगर विथहोल्डिंग एजेंट्स को ही आप लेके आ रहे हैं और उन्हीं से ही आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और विथहोल्डिंग एजेंट भी एट द कॉस्ट ऑफ देयर सेल्व्स, वो ये नहीं कि गवर्नमेंट उनको कोई फैसिलिटेट करती है, कोई इंसेंटिवाइज़ करती है कि आप हमारे बिहाफ़ पे काम करें। देखिए प्रिंसिपल एजेंट का एक रिलेशनशिप होता है ना, तो उसको हम थोड़ा-सा आगे खैर डिस्क्राइब करेंगे। नहीं तो आपने जो अभी अभी आपने बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से, शफ़ाफ़ तरीके से आपने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने जो है टैक्स के पहियों के नीचे जो है आपने बोल दिया। अब आप मुझे बताएँ, आप क्या रिटेल सेक्टर के बारे में ये बात नहीं करेंगे क्या? ये हुकूमत जो है वो ताजिर दोस्त हुकूमत है और बहुत अच्छा दोस्त है, हर वक़्त ऐसे माँगता रहता है, ऐसा दोस्त है। इसके बारे में कोई है आप लोगों का प्रपोज़ल? देखिए ताजिर दोस्त तो इन्होंने लास्ट ईयर मुझे याद है कि इन्हीं दिनों में इन्होंने शुरू किया था। जब हम लोग बजट मेकिंग की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने बीच में एक ताजिर दोस्त स्कीम लाके खड़ी कर दी। तो उससे भी बहरहाल उस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें इनकी अब जिस तरह पीओएस रिटेल सेक्टर में अगर आप जाएँ तो वो रेस्टोरेंट्स के ऊपर या आपकी जो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे आपने पीओएस सिस्टम शुरू कर दिया। अच्छी चीज़ है। कि मैं अगर शॉपिंग करता हूँ, मेरे पास वो स्लिप आ जाती है, तो मेरे पास भी वैलिड प्रूफ होता है कि जी मैंने एफबीआर को पैसे दिए और एफबीआर के पास भी फौरी तौर पे डेटा चला जाता है, ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर-सी बात है रिटेल सेक्टर को जो भी जिनका ड्यू शेयर बनता है उनको देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो देखिए पेनलाइज़ करना आपका काम है, वहाँ पे आप सरचार्ज लगाएँ, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाएँ और ठीक-ठाक लगाएँ। जी। जो टैक्स इवेडर्स हैं उनको आप सही तरीके से, लेकिन देखिए जो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं, उनको आप मेरे ख़्याल में इस तरह, और सैलरीड क्लास देखें वो तो बहुत बड़ी कंप्लायंट टैक्स पेयर है ना, उसके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयर के साथ ऐसा है कि उसने पहले टैक्स काटना है, फिर आपको तनख्वाह देनी है। बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो और क्या आपने जो है प्रपोज़ल्स जो है वो साथ किए रिकमेंड? हाँ जी, एक तो ये जो मैं टैक्स अभी उसके विथहोल्डिंग के हवाले से बात कर रहा था कि इसमें जो है एक उनको रिवार्ड के हवाले से भी कुछ कंसीडर करना चाहिए कि वो इतना अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो आपको ये सेक्शन बाकायदा मौजूद है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने ऑफ़िसर्स के लिए और काफ़ी लोगों के लिए आपने टैक्स अवॉर्ड स्कीम रखी हुई है। लेकिन उसमें विथहोल्डिंग एजेंट्स को आपने निकाला हुआ है बिल्कुल ही। आई सी। ठीक है ना? जो कि आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में उसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। वो पूरी एक स्कीम बनी हुई है उसकी, तो उसको जो है आप रिविज़िट करें। उसमें आप जो नेसेसरी मॉडिफ़िकेशंस हैं, चेंजेज़ हैं, वो लेके आएँ और टैक्स पेयर्स को भी, विथहोल्डिंग एजेंट्स को भी ज़रूर उनका ड्यू शेयर दिया जाए। सो उनको रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो भी एनकरेज होंगे। एनकरेज होंगे और देखिए वो उससे टैक्स इवेजन भी बचेगी। हुँ। जब एक विथहोल्डिंग एजेंट को पता होगा ना कि मैं इतना टैक्स कलेक्ट करके दूँगा गवर्नमेंट को, तो मुझे इतना बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है? तो वो ज़रा ज़्यादा डिलिजेंटली भी काम करेगा। अभी वो हो सकता है वो भी कोई हैंकी-पैंकी या अपने जो उसका दूसरा बिज़नेस पार्टनर है, जिसके साथ उसने ट्रांज़ैक्शंस वो कर रहा है, तो हो सकता है उनके साथ वो मिली-भगत करके टैक्स को छुपा जाते हो, कि यार कोई नहीं, टैक्स मैं जमा नहीं कराऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो जब उनको पता होगा तो वो भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कौन-सी 1 साल की बात है एक्चुअली। ओवर टाइम आपने जब इस तरह के बिहेवियर्स को एस्टेब्लिश कराना है तो पॉलिसी में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी तो कंसिस्टेंसी का एक ही एलिमेंट है कि बस हमेशा हर साल टैक्सेस बढ़ते हैं एंड आई थिंक आप उस लेवल पे आ गए कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो फिर एटलीस्ट इन रियल टर्म्स जो है वो नहीं बढ़ रहा। सो डू यू थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इनकम टैक्स प्रपोज़ल्स या कुछ आर वी मिसिंग समथिंग? इसमें थोड़ा बस ये कि विथहोल्डिंग के हवाले से है, मैं थोड़ा-सा उसका साइकिल आपको जिस तरह बता दूँ। एक बंदा किसी के साथ भी कोई बिज़नेस मतलब करता है, ट्रांज़ैक्शन करता है, तो ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने टैक्स विथहोल्ड करना है, डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। बिल्कुल। ठीक है ना? अब उसका इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाया हुआ है, रेट्स आपके डिफरेंट हैं, हुँ। सप्लाइज़, सर्विसेज़ चले वो भी मान लिया। अब आपने देखना है कि अच्छा वो कंपनी है जिसके साथ आपने बिज़नेस किया है, नॉन कंपनी, एसएससी पे रजिस्टर्ड कंपनी है या वो इंडिविजुअल कोई एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। अच्छा वो आपने देख लिया, अब आपने देखना है कि वो फाइलर है कि नॉन फाइलर है, ठीक है ना? अब आपने देखना है कि जो टैक्स आपने काटा है वो एडजस्टेबल है कि वो मिनिमम या फाइनल टैक्स है। अब अगर आपने कहीं भी कोई टैक्स जमा करवाने में कोताही कर दी, टैक्स जमा आपने करा लिया है लेकिन ये है कि उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स वाला यही समझेगा कि इसने टैक्स चोरी की है क्योंकि इसने सही सेक्शन में टैक्स मुजरिम। है, मुजरिम। बिल्कुल, ये सही लफ़्ज़ है, मुजरिम इस्तेमाल करें, सारे देख रहे हैं जो बिल्कुल। ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, ये भी मुजरिम है। आप और मैं ख़ास तौर पे मुजरिम है।
ज़रूरी है। हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब गवर्नमेंट नहीं तो किसके ऊपर ब्लेम करेगी? खुद तो ब्लेम नहीं ले सकती ना, क्योंकि ये तो अनफॉर्चुनेट सी उनके लिए आप वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो यू आर सेइंग कि जो विदाउट जी, जी, बताइए। सिम्प्लीफाई सिम्प्लीफाई करें आप बिल्कुल देखिए ना, हर टैक्स आपका एडजस्टेबल टैक्स होना चाहिए। मैं आपका टैक्स काट रहा हूँ, गवर्नमेंट को जमा करवा रहा हूँ, बाकी अब गवर्नमेंट का अपना काम है कि उसकी एडजस्टमेंट उसको दे जिस बंदे का मैंने टैक्स काटा है, उसने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है ना। हुँ। अगर वो नहीं कर रहा रिटर्न फाइल तो उसको पकड़े। यू थिंक आईआरएस इज़ अ गुड सिस्टम? आईआरएस इज़ अ गुड सिस्टम, उसमें अब आ भी रही हैं डेवलपमेंट्स वगैरह आ रही हैं, लेकिन अभी भी उसमें देखें एक मैं तो ये इस तरह देखता हूँ कि एक लेमैन जो होता है ना, जिसको कि टैक्स का कुछ भी नहीं पता, वो भी अगर खोले अपना आईआरएस पोर्टल तो उसको पता होना चाहिए कि यार बस ये मैंने क्लिक करना है, मेरी रिटर्न चली जाए। हाँ, अभी अभी इतना ईज़ी नहीं है। हाँ, इस लेवल पे नहीं है। पता नहीं इसके ऊपर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इट आई थिंक कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो नहीं है। जो नहीं है, बिल्कुल सही बात ठीक है। है। तो एक और जो आम कंज्यूमर और हमारे सारे टैक्स पेयर्स का जो मसला होता है, वो इट आल्सो हैज़ टू डू विद द टैक्सेस रिलेटेड टू बेसिक कमोडिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं। हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, हम लोगों के पेट्रोल के बिल्स आते हैं। इनके बारे में भी आप लोगों को वैसे बात तो करनी चाहिए। आई थिंक आपने अपने आप को लिमिट किया है अभी तक, जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स स्पेसिफिकली। लेकिन ये जो टैक्सेशन होगी इन कमोडिटीज़ के ऊपर, डेफ़िनेटली आई थिंक उसके ऊपर भी आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हर बिल, हर किचन जो है फिर इससे अफ़ेक्ट होता है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल, आप अभी सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं हुँ, जो भी है बिल्कुल सही है। देखें इस पे तो हमारा मतलब काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है और काफ़ी फ़ोरम से भी आवाज़ उठी है, प्राइम भी करता रहा है, पाइड भी करता रहा है, पाकिस्तान के मतलब जितने इकोनॉमिस्ट हैं कि आप इसको सेल्स टैक्स को अभी जो आपका डबल डिजिट में जा रहा है और इतना हायर आपने रेट रखा हुआ है 18% और हो सकता है इस साल ये बढ़ाने की भी तरफ चले जाएँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी था कि 19 इसको करने जा रहे हैं लेकिन वो फिर ख़ैर मटेरियलाइज़ नहीं हो सकी थी चीज़। हो सकता है इसे वो बढ़ा दें तो 18% बहुत बड़ा फ़िगर है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत हाई रेट है। मतलब देखें ना आप अपनी देख लें कितनी आपकी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो इस वक़्त सर्वाइव कर रही है। उनके लिए कितना रिस्क ऑफ सर्वाइवल अब वो कोई भी चीज़ खरीदेगा, छोटी-सी चीज़ भी खरीदता है, साबुन खरीदता है, शैम्पू खरीदता है, कोई भी चीज़ 18% उसने पे करना। मतलब आप उसकी कैपेसिटी को देखें ना तो इसको तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सिंगल डिजिट के अंदर लेके आना चाहिए और फौरी तौर पे लेके आना आप बिज़नेसेस को भी देखें ना, कि अगर एक बंदा जो है उसने जब प्राइस चार्ज करनी है तो ऊपर उसके 20% उसने उसके ऊपर चार्ज करना है। तो अनलेस यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ मे बी लाइक 30% 40%, आपकी तो फिजिबिलिटी नहीं है कोई बिज़नेस करने की। इट हाई टैक्सेस आर वेरी डैमेजिंग टू बिज़नेस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल्दो मतलब ये देखिए पास ऑन हो जाता है मतलब मैं अगर कोई इंटरमीडिएरी हूँ या मैं कोई बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं वो टैक्स अपना बेयर नहीं करूँगा, वो तो राइट। मैं डेफ़िनिटली पास ऑन कर दूँगा। लेकिन आप एंड यूज़र का सोचो ना कि उसके ऊपर कितना बड़ा मतलब वो आ रहा है। और दूसरा फिर जो बिज़नेस वाली बात की आपने बिल्कुल ठीक है कि उसमें एक टेक्निकल थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है इनपुट-आउटपुट एडजस्टमेंट का। हुँ, हुँ। अब आपने जो है अगर जो टैक्स आप ले रहे हैं किसी बंदे से और वो आगे आपने गवर्नमेंट को देना है वो आउटपुट टैक्स है, ठीक है ना? और दूसरी पार्टी के लिए वो बेसिकली इनपुट टैक्स है, ठीक है ना? तो अब होता है क्या है कि रिटर्न्स के अंदर फिर आप इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि इनपुट आपने एडजस्ट करना है, इनपुट एडजस्ट करना है। अब उसमें अगर सिंगल डिजिट में हो ये सेल्स टैक्स और इनपुट-आउटपुट एडजस्टमेंट आप खत्म कर दें। देखिए गवर्नमेंट की अब कितनी मशीनरी इस तरह यूज़ हो रही है मतलब गवर्नमेंट के जो है वो बैठे हुए ऑफिसर्स फैक्ट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छा जी ये सही दे रहे हैं, अपना फिगर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अपनी सेल सही डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनपुट-आउटपुट ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और लोगों के ऊपर भी टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, टैक्स रेट ऑलरेडी कम है, आपकी इकोनॉमी भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इसके ऊपर तो फौरी तौर पे जो आप कह रहे थे ना कि चेंजेस जो है फौरी आनी चाहिए या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स है ज़रूरी, तो इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे डिसीजन होना चाहिए कि इसको सिंगल डिजिट में आप लेके आएँ, इनपुट-आउटपुट एडजस्टमेंट भले आप खत्म कर दें। ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हालात जो है आपकी इकोनॉमी के भी बेहतर होंगे और लोगों का जो वे ऑफ लिविंग है, थोड़ा-सा उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो भी थोड़ी इम्प्रूव होगी। ये जो डॉक्टर कामल हक हैं, बड़े फेमस टैक्स लॉयर हैं, ये तो बल्कि कहते हैं कि 5% पे सेल्स टैक्स को लिया जाना चाहिए। बिल उन्होंने कैलकुलेशंस भी कुछ दिखाई हैं कि उससे रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। अगर आपको नहीं पता तो लैफर कर्व एक चीज़ है जिसके बारे में हम इकोनॉमिक पॉलिसी साइड पे डिस्कशन किया करते हैं। नॉर्मली लैफर कर्व जो है वो इट्स यू शेप्ड कर्व, जो कहता है कि अगर आप टैक्स रेट्स बढ़ाते जाएँगे तो एक लेवल आएगा कि टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ना ख़त्म हो जाएगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लोगों के लिए बस इतना ज़्यादा पैसा क्योंकि गवर्नमेंट ले रही होगी, तो लोग जो है बस टैक्स चोरी में जाएँगे या उनकी इनकम्स ही ख़त्म हो जाएँगी जिसके बेसिस पे वो टैक्सेस अपने देते हैं। तो चलिए इस बात को आगे लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स के हवाले से आपने प्रपोज़ल्स जमा किए कुछ और एनीथिंग? इसका मैं एक थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा आपको
टैक्स एग्ज़ेम्पशंस के हवाले से हमारे इस वक़्त लॉ में, सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है कि कुछ ख़ास सेगमेंट्स को, सेक्टर्स को हम टैक्स एग्ज़ेम्पशंस दे देते हैं, कंसेशंस दे देते हैं, रिबेट्स दे देते हैं। एक टर्म यूज़ होती है टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर को बेसिकली हम कहते हैं लॉस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है? कि वो रेवेन्यू जो आपके पास आना चाहिए था, गवर्नमेंट अच्छा खासा अर्न कर सकती थी, लेकिन वो अर्न नहीं कर सकती क्योंकि ये हर्डल्स आपके बीच में आ जाते हैं कि टैक्स आपने एग्ज़ेम्पशन दी हुई है, कंसेशन दी हुई है, रिबेट दिए हुए हैं। और ये 2022-23 में आप देखें तो 4 खरब रुपया, 4 ट्रिलियन रुपीज़ हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर था। मतलब क्या? उस वक़्त आपने देखा रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया और आपका टैक्स एक्सपेंडिचर कितना हो गया। वो रेशो आप कैलकुलेट करें तो आप 40-60 की रेशो पे वैसे जा 40-60 तो बनता है, लेकिन रिबेट्स का क्या कंडीशन है? कोई एज़ सच रिबेट्स प्रोसेस हो रहे हैं इस टाइम पे? टैक्स एग्ज़ेम्पशंस तो देखिए लॉ में भी बहुत दी हुए हैं ना। अभी आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी चले जाएँ तो सेकंड शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा इनकम्स को एग्ज़ेम्प्ट करता है, ठीक है। ठीक है ना? उसमें बहुत से तो इंडिविजुअल्स की इनकम भी जो है वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाती हैं। अब जिस तरह कुछ जजेस हैं उनको कुछ स्पेशल अलाउंसेस कोई चीज़ें मिलती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको टेलीफ़ोन कॉल पार्लियामेंटेरियंस की बिग तो पेट्रोल बड़े-बड़े मिलता है। सैलरीज़, सॉरी? पार्लियामेंटेरियंस की भी सैलरी वैसे कि 4 लाख से ऊपर। जी, 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 सैलरीज़ तो उनकी बढ़िया लेकिन वो तो चलिए टैक्सेबल हो गई ना। राइट। ये तो आप इसको डबल एज सॉर्ड करें ना कि एक तरफ तो आप उनको फ्री बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको 200 लीटर पेट्रोल भी फ्री है महीने का, आपको जनाब 1000 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स भी फ्री हैं, आपको टेलीफ़ोन कॉल्स भी फ्री हैं, आपको ये चीज़ भी फ्री है। एक तो फ्री आपने फैसिलिटी दे दी और फिर होता ये है कि जो आप फ्री अगर कोई फैसिलिटी किसी को देते हैं, तो एक ग्लोबल प्रैक्टिस है कि उसको फिर आप उसके टैक्स पर्पज़ के लिए उसकी इनकम में शामिल करते हैं। उसको हम नोशनल इनकम का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे टैक्स एग्ज़ेम्पशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर आप अब गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही। उसको टैक्स एग्ज़ेम्प्ट उन्होंने किया हुआ है। इसी तरह और बहुत सी एग्ज़ेम्पशंस हैं जो कि मेरे ख़्याल में ख़त्म होनी चाहिए और सेल्स टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एग्ज़ेम्पशन है। फिर आपके एसआरओज़ इश्यू हो जाते हैं। कोई ख़ास आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन होनी होती है कोई बड़े पैमाने पे, तो गवर्नमेंट उसी दिन बैठ के जनाब एसआरओ इश्यू करती है कि जी इसको इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर एग्ज़ेम्पशन मिल गई। तो अनस भाई ये खत्म होने चाहिए, तो फिर खत्म करवाएँ ना। आप भी टैक्स पेयर्स अलायंस के साथ अब आप काम कर रहे हैं। इतना प्रेशर क्या बिल्ड कर पा रहे हैं आप? गवर्नमेंट क्या आपकी बात सुनने के लिए तैयार है? अभी तक तो जो भी इंडिकेशंस आई हैं, मतलब प्राइम भी कुछ अरसे से काम कर रहा है इसके ऊपर, आप लोग भी काम कर रहे हैं। हमने देखा नहीं है कि गवर्नमेंट इवन दो हमें एंटरटेन करती है हमारी बात कि आप बात ठीक कर रहे हैं, आपकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लेकिन अभी मुल्क के हालात ऐसे। तो अभी मुल्क के हालात की वजह से टैक्स पॉलिसी जो है वो हाथ से गई। और अब आप क्या करेंगे इसके अंदर? हाउ विल यू पार्टिसिपेट टू चेंज द सिस्टम? सिस्टम तो फंसा हुआ है, लेकिन टीपैप क्या कर सकता है? अभी इस दफ़ा हम थोड़ी-सी एक चेंज भी इसमें लेके आ रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ़ प्रपोज़ल सबमिट कर दिए तो टेलीफ़ोनिकली हमारा सिर्फ़ एक राब्ता हुआ था एफ़बीआर में। तो इस दफ़ा हम चाह रहे हैं कि मेंबर आईआर पॉलिसी से या एफ़बीआर में किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाके मिलें और उनको खुद ये फ़िज़िकली भी प्रपोज़ल सबमिट करें। और देखिए जब डिबेट होती है ना, जब डिस्कशंस होती हैं, तो उस वक़्त चीज़ें थोड़ी और क्लैरिफ़ाई होती हैं। हुँ। अमूमन तो ये भी सुना जाता है कि जो प्रपोज़ल्स वहाँ जाते हैं तो वो मतलब ऑल टुगेदर बस मतलब फ़ौरी तौर पे जो है वो ट्रैश का पार्ट मार्क हो जाते होंगे आगे फाइल। आगे उसको एज़ सच कुछ भी ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। लेकिन ये कि जब आप जाएँगे, फिज़िकली उनसे मिलेंगे, उनको थोड़ी-सी इसकी चीज़ें बताएँगे, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आए। व्हाट अबाउट गोइंग टू द मीडिया विद योर प्रपोजल? ठीक आप है, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। देखिए मीडिया का हम इस पे के ऊपर भी अभी जिस तरह देखें ना, ये भी हमारा सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉडकास्ट हो गई। इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि एक प्री बजट जो है प्रॉपर एक सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह की चीज़ करें और प्रेस क्लब में करें, नेशनल प्रेस क्लब में। और लास्ट टाइम भी मेरा ख़्याल है प्राइम ने इस तरह का किया था, तो टीपैप प्राइम मिल के इस तरह कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करते रहते हैं। तो वो एक करें। इसके अलावा ये है कि जितनी हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उनके साथ भी एक लाइज़निंग हमारा जो है कोशिश है कि हम उनके साथ डेवलप करें ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का। और उनके भी ज़ाहिर है प्रपोज़ल्स जाते रहते हैं। तो देखिए स्टैंड अलोन तो हर कोई एफर्ट कर रहा है। देखिए, जो जो लेकिन एक इंटरेस्ट ग्रुप्स है, इनकी तो प्रपोजल्स जो होते हैं वो नॉर्मली अगर आप देखें तो कंसेशनरी टाइप होते हैं। चाहते हैं कि इनके सेक्टर को कोई मराद दी जाए, या कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनका होता है जिसको वो पूरा करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन मैं अगर आपकी जो बातें हैं उनसे, तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी भी इन मेजर्स को, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा। एंड आई थिंक डेफिनेटली दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स, आपकी बात रेजोनेट करती है। तो मीडिया शुड पिक दैट अप, इवन ब्यूरोक्रेसी के अंदर इट शुड बी पिक्ड अप, और उसको थोड़ा गौर से इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमें टैक्स रेज करने की जरूरत है, और पीछे से आईएमएफ भी कह रहे हैं कि टैक्सेस आपको रेज करने की जरूरत है। जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो एटलीस्ट 13 पॉइंट, इन तक आना चाहिए। हाँ 13 तक आना चाहिए।
तो वो आ नहीं पा रहा इनसे। तो आपके ख्याल में फंडामेंटली जो है ये क्या प्रॉब्लम है? ये 13 का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, ये क्या अनरियलिस्टिक है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, बात ये सैयद के टैक्स टू जीडीपी आपकी रेशियो क्या है? जीडीपी आपकी क्या है? नेशनल इनकम ही है ना। जब आपकी इकोनॉमी, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर बंद होता जा रहा है, आपकी जो मतलब यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल कुछ कंपनीज़ वो भी अपना पूरा वाइंड अप सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो खत्म सही हो गया, बिल्कुल रैप अप हो गया। बिजली इतनी महँगी है कि क्या करें बताओ? बिल्कुल, देखिए जब आपका जीडीपी नहीं होगा, अब जब आपकी इनकम नहीं होगी तो टैक्स आपके किस चीज़ का? आप सिर्फ़ क्या सैलरीड क्लास को ही करते रहेंगे या कोई छोटे-मोटे मतलब आप जहाँ से अब आपके इतने बड़े आपको भी पता है कंपनीज़ यहाँ से बिज़नेस छोड़ के जा रही हैं। तो वो जो छोड़ के जा रही हैं वो आपका जीडीपी आपका इनकम कहाँ पे फ़ॉल करेगी? जब इनकम नहीं होगी तो डे उनको मतलब आप देखिए टैक्स और सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस भी चीज़ में आप चले जाएँगे ना कि इसमें इस्लाम पाया हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर में इस्लाम पाया क्यों? ये टैक्सेशन वजह है। ठीक है? टेक्सटाइल सेक्टर बंद आ रहा है क्यों जी? आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया और वो बंद हो रही हैं। ठीक है? फलाँ चीज़ जो है वो बंद हो रही है क्यों? क्योंकि टैक्स आप तो आपका टैक्स का जो बजाय इसके कि आपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ करके उसको उसमें उसमें चेंजेज़ लेके आनी थी। आपने वो मतलब सिर्फ़ अपने रेवेन्यू टारगेट सेट करके और लोगों को कह रहे हैं कि बस टैक्स पैसा निकालते जाओ। तो ऐसे तो नहीं होता ना, आप बिज़नेस जब तक पूरा इकोनॉमिक साइकिल आपका, पूरा इकोनॉमिक सर्कल आपका नहीं चलेगा, तब तक आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी ठीक नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट देखें, अब पिछले साल आपने सरचार्ज लगाया ना, वही 4 एबीसी हमारी बात शुरू हुई थी और मेरे ख़्याल है वही हम ख़त्म भी करेंगे। तो आपने कहा जी चलें ठीक है, हमारे पास ये पैसों की ज़रूरत है तो ये तो लगना बहुत ही ज़रूरी है 4 एबी। 1 साल आपने गुज़ार लिया, हमने आपको दे दिया। अब तो ख़त्म कर देना उसको, ठीक है? अब हर दफ़ा यही बहाना करते रहेंगे, ये तो वही है कि ठीक है जी, इस साल आपने 6 गाड़ियाँ खरीदनी थी, 1000 गाड़ियाँ, अगले साल आपने कुछ और करना है उन अपने ऑफ़िसर्स के लिए, अपने वर्कफ़ोर्स के लिए, तो अब इतना पैसा इकट्ठा करके दे दो। अगले साल आपने कुछ और करना है, फिर इतना पैसा इकट्ठा करके दे दो। हुँ। हम लोग वो जब छोटे होते थे तो एक वो मिसाल चला करती थी कि ये जो नशे नशे करने वाले लोग होते हैं ना, ये अपना खून बेच के जो है ना नशा करते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट जो है वो खून बचा नहीं है कोई और वो खून फिर भी जो है ना निकालने की कोशिश कर रही है। आई थिंक कि वो पॉइंट आ गया जहाँ पे इकॉनमी जो है वो थोड़ा-सा इट हैज़ ग्राउंड टू अ हॉल्ट। और आई थिंक जो स्टेबलाइज़ेशन के बाद जो नेक्स्ट वरी जो है आईएमएफ की भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी, वो यही है कि चीज़ें बिल्कुल ही धँस ना हो जाएँ, ठीक है जी? चीज़ें चलती रहें, इकॉनमी में कोई ना कोई ग्रोथ जो है वो हम बरकरार कर रख सकें। डू यू थिंक दैट जो हमारे हर साल जब बजट आता है, तो हमारे टैक्स रेट्स जो है वो रिवाइज़ होते हैं, हमारे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स रिवाइज़ होते हैं और काफ़ी दफ़ा स्लैब्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो जाते हैं। नॉर्मली इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, बिल्कुल। 1-2 दफ़ा पीछे हुआ है। तो आपके ख़्याल में ये जो टैक्स पॉलिसी है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या उससे सर्टेनिटी नहीं बढ़ेगी बिज़नेस सेक्टर के अंदर? और क्या ओवर द लॉन्ग रन इसके अंदर हम ज़्यादा रेवेन्यूज़ इकट्ठा करने की तवक्को नहीं रख सकते? क्या टैक्स पॉलिसी को 1 साल से लंबा होना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने सैयद, ये तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब पॉलिसी कोई भी बिज़नेस जब किसी बिज़नेस उसमें एंटर होता है बिज़नेस रेजिम में, तो वो लॉन्ग टर्म सोच रहा होता है ना। अब कोई बिज़नेस अगर आज मैं कोई फैक्ट्री बना रहा हूँ, कोई चीज़, तो मुझे तो शुरू में तो एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंडिचर है ना। रेवेन्यू तो मैंने बाद में जनरेट करने हैं जाके। और मैं जब शुरू करता हूँ तो टैक्स रेट्स कुछ होते हैं, मैं जनाब 1 साल बाद देखता हूँ तो टैक्स रेट्स कहाँ चले जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, 2 साल बाद कुछ और हो जाता है। तो आपको तो पता ही नहीं है, आपकी फिर एक्सपोर्ट पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है, आपकी ट्रेड पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं ज़ाहिर है जिसका इम्पैक्ट आ रहा होता है ना। तो आप मेरा ख़्याल में बिज़नेसमैन को टाइम देना चाहिए आपको, लोगों को टाइम देना चाहिए और जब तक पॉलिसी आप कंसिस्टेंट अभी मैं तो ख़ैर सॉरी टू से कि पॉलिसी तो हमारी इस वक़्त पूरी टैक्सेशन रेजिम में कहीं है ही नहीं। इस वक़्त तो सिर्फ़ एक शॉट हमारी जो होते हैं ना मतलब आपको लूप होल्स नज़र आ रहे होते हैं, आप सिर्फ़ प्लग इन करने के चक्कर में होते हैं, कि ये लूप होल है इसको ऐसे कर लो तो बंद हो जाएगा। ये है तो आपने बेसिकली लॉन्ग टर्म सोचना है, भले आपको शुरू में कुछ थोड़ा बहुत डेफ़िसिट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आप सोचते हैं कि इन द लॉन्गर रन हमें क्या बेनिफिट है। बिज़नेस फ्लरिश होंगे, पाकिस्तान में मतलब ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ऐसा होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस आपकी रिड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली आप उसकी तरफ जाएँगे कि आपका जीडीपी, आपका नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो आपके टैक्स रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे। और वो लॉन्ग टर्म आपकी फिर पॉलिसी वहाँ पे जो है वो सस्टेन करती है। तो होना बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हर साल आप बिल्कुल हर दफ़े ये मतलब अब देखिए ना बजट आने वाला है तो अनसर्टेनिटी। अब आपकी कुछ अर्स दिनों बाद पता अभी जो स्टॉक मार्केट आपकी इतने ऊपर गई हुई थी अब वो नीचे आना शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद पता चलेगा बिल्कुल वो उसी लेवल पे आ गई। क्यों? क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है अब लोग अनसर्टेनिटी आ गई ना।
कैपिटल गेन्स के ऊपर पता नहीं क्या टैक्सेशन ही लेके आते हैं। हम जो प्रॉफिट्स यहाँ से स्टॉक मार्केट से ले रहे हैं उस पे ऊपर पता नहीं क्या बिल्कुल पैरालाइज़ कर देता है पैरालाइज़ कर देता है। तो इकोनॉमी। आपको क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है ना, अब आपको पता हो कि 5 साल ऐसे ही चलना है, तो आप आराम से मतलब एक एक उस एनवायरनमेंट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। आप वहाँ पे जो है वो और अच्छी परफ़ॉर्मेंस आप देंगे। आपको पता है यार इस साल कुछ नहीं होना, मैं अपनी पॉलिसी वैसे ही पॉलिसी क्योंकि वैसे ही रहेगी, तो मुझे भी अपने आप को कुछ ऐसा बहुत सारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरे ख़्याल में लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना चाहिए और गवर्नमेंट को अपने जो ज़ाहिर है खर्चे हैं उसके ऊपर भी बहुत सोचना चाहिए कि एक हार्ड अर्न्ड मनी है टैक्स पेयर्स की और उसको आप कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अपने ज़ाती मफ़ादात को खुदारा मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी मिलिट्री है, आपकी जुडिशरी है, इन सब को मिल के सोचना चाहिए कि हम अपने ज़ाती मफ़ादात को पसे-पुश डालें। 77-78 सालों में आपने मुल्क का ये हाल कर दिया है, तो अब तो मेरे ख़्याल में इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है और टैक्स पेयर्स को भी अपनी राइट के लिए आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है कि अब हम अगर मिल के कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये बस ऐसे ही खून हमारा निचोड़ते जाएँगे। ये तो इनको आई थिंक वो थोड़ा-सा लत लग गई है, टेस्ट लग गया है कि दूसरों की हार्ड अर्न्ड मनी को स्पेंड करने का अपना ही मज़ा है शायद, है ना? बिल्कुल, ऐसे ये तो अनस भाई, आई वुड अर्ज के अभी वी आर अर्ली इन द सीज़न, आप ये अपनी रिकमेंडेशंस जो है ये मीडिया में रिलीज़ करें बिल्कुल। और इसके ऊपर आप वर्क करते रहें। आई थिंक कि जब तक बजट आएगा, अगर औरंगज़ेब साहब की अच्छी नीयत है, तो वो इन चीज़ों को जो है फिर डिस्कशन के अंदर लेंगे, लेकिन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस जो है वो आएँगी। आपको रिक्वेस्ट है जी, रंग लंगड़ियाल सर एफबीआई चेयरमैन से रिक्वेस्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा जो है रहम करें लोगों के ऊपर भी, उसका फ़ायदा ही होगा, इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, मईशत को भी फ़ायदा होगा और इंस्टेड ऑफ ऑलवेज़ रनिंग आफ्टर पीपल, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज़ प्रिज्यूमिंग कि कहाँ कौन पैसे छुपा रहा है, कौन पैसे चोरी कर रहा है। अगर आप में कैपेसिटी होती और आपको पता होता और ऐसा हो रहा है और आपका बयान सही होता, तो ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होती। टाइम के साथ अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुई भी। तो सिविल सोसाइटी के अंदर से टीपैप जैसे ग्रुप्स हैं, सैलरी क्लास मतलब अलायंस है, जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका लिमिटेड फोकस है। वी वांट ऑल टैक्स पेयर्स, पीपल हू मेक मनी, पीपल हू मेक मनी फॉर अदर पीपल, ऑल ऑफ देम आर अकोमोडेटेड और एक इंक्लूसिव किस्म की जो है और एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम क्रिएट कर सकें। ये बजट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा टू गो इनटू ग्रोथ और इंस्टेड की गवर्नमेंट ये सोचे कि हम टैक्सेस इकट्ठे करके स्पेंडिंग करेंगे जिससे ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। यू डोंट नो कि आपने क्या करना है कि इकोनॉमी चल सके। ठीक है? सो लेट इट वर्क ऑन इट्स ओन। एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट एंटरप्राइज को आप इजाज़त दें, मौका दें, वो अपना काम करके दिखाएँगे, बहुत बेहतर करके दिखाएँगे आपसे। So with that said, or with that closing note, thank you so much. I really appreciate Anas bhai the work that you're doing. मुश्किल काम है, बिल्कुल। लेकिन इस पर डटे रहें। इंशाल्लाह जब हमारा मुल्क ठीक होगा और होगा, तो उसमें फिर ये टैक्स पॉलिसी का ठीक होने का भी एक बहुत मेजर एलिमेंट होगा एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ helping everybody in the country. So thank you so much for your efforts. थैंक यू वेरी Thank you so much for watching Liberty Chalk. Till next time, Khudafis.